सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब शांति कुंज की पवित्र धरती से आज इस प्रातःकालीन सत्र में गर्भावस्था में आहार के विषय में चर्चा करें। गर्भावस्था में आहार, इस चर्चा के पहले आइए एक बार गायत्री मंत्र हम लोग साथ साथ करें। कमर सीधी कर लें, नेत्र बंद। उदयमान सविता देवता की प्रकाश की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं, आपको बल, भक्ति और शक्ति दे रही हैं, ज्ञान की वृद्धि कर रही हैं। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गर्भावस्था में जो आहार है वो माँ और शिशु के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आपको पता है, हम सब मनुष्यों के तीन शरीर होते हैं। एक तो स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। एक हमारा मानस शरीर जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसमें हमारे विचार रहते हैं। और एक हमारा कारण शरीर जिसमें भावनाएं रहती हैं। तो माँ के पेट में पल रहा शिशु अपने स्थूल शरीर के डेवलपमेंट के लिए माँ के आहार पर डिपेंड करता है। शिशु का जो सूक्ष्म शरीर है उसका डेवलपमेंट माँ के विचारों से होता है। शिशु की भावनाएं माँ की भावनाओं से, माँ के कारण शरीर से बल प्रदान प्राप्त करती है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं गर्भावस्था में आहार के विषय में हमें क्या क्या जानना चाहिए। गर्भावस्था में आहार क्यों, क्या, कैसे लें, कितना लें, इन सब के विषय में चर्चा करने में हमें ये देखना पड़ेगा कि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से आहार की आवश्यकता क्यों है। आचार्य चरक ने आज से बहुत समय पहले ही ये बताया था कि गर्भावस्था में अर्थात गर्भवती माँ की आहार की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने कहा, स्त्रिया ह्यापन्य गर्भाया स्थितः रसा प्रपद्यते स्वशरीर पुष्टे स्तनयाय गर्भवृद्धि च। अर्थात माँ का जो आहार है गर्भावस्था में, उससे तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक तो स्व शरीर पुष्टे अर्थात माँ के शरीर की पुष्टि हो, स्तन्याय स्तन की वृद्धि हो, स्तन में पर्याप्त दूध आए, क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पे ही प्रथम 6 माह पर डिपेंड करना पड़ता है। और उसके बाद भी जितना अधिक से अधिक दूध पिलाया जा सके बच्चे को, 6 माह के बाद भी अगर 2 वर्ष की अवस्था तक भी बच्चे को दूध पिलाएं तो वो एक सप्लीमेंट की तरह से काम करता है बच्चे के लिए। हालांकि 6 माह के बाद अन्न का आहार, फलों का आहार शुरू कर देना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है गर्भ वृद्धि अर्थात गर्भ की वृद्धि के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है माँ का स्वास्थ्य। माँ स्वस्थ रहे इसके लिए आहार की आवश्यकता है। बच्चे का विकास ठीक हो। दूसरा, प्रसव के दौरान, डिलीवरी के समय पे जो ऊर्जा, बल, उत्साह और प्राण शक्ति की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, उसके लिए और मानसिक और भावनात्मक पोषण के लिए बच्चे का विकास सही से हो, बच्चे के तीनों शरीरों का विकास सही से हो, इसके लिए आहार बहुत आवश्यक है। प्रसव के पश्चात दूध उचित मात्रा में मिलता रहे बच्चे को, ये इसके लिए बहुत आवश्यक है कि गर्भावस्था के दौरान और गर्भ धारण करने के पहले भी माँ का आहार बहुत अच्छा हो। गर्भ काल में जटिलताएं ना हो। ये आपको पता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा
गर्भ धारण के पहले और गर्भ धारण के दौरान अगर भोजन में कुछ कमी रह जाती है तो कुछ जटिलताएं आ जाती हैं, बच्चे में बीमारियां आ जाती हैं, माँ को बीमारियां हो जाती हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और गर्भ धारण के पूर्व जो स्वस्थ आहार की आवश्यकता है, वो आवश्यकता क्यों है? आप सोच के देखिए कि जब माँ के एक ओवम जो कि एक सिंगल सेल है और पिता के द्वारा दिए हुए एक स्पर्म जो एक सिंगल सेल है, इन दोनों के मिलने से जो जाइगोट बनता है और शिशु का निर्माण आरंभ होता है, वो एक सिंगल कोशिका मिल करके और डिलीवरी के समय तक 2.5 से 3 किलोग्राम का शिशु बन जाता है। ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है लगातार। ये कैसे आएगा? माँ का आहार ही इस शिशु के शरीर के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। माँ की बच्चेदानी, जिसे हम यूट्रस भी कहते हैं या गर्भाशय कहते हैं हिंदी में, तो जो बच्चेदानी है वो जब माँ प्रेग्नेंट नहीं होती तो एक बहुत छोटा सा सिंघाड़े का आकार का तिकोना सा एक छोटा टिश्यू होता है, 2 इंच बाई 1 इंच का इसका साइज होता है। जब माँ की बच्चेदानी में प्रेगनेंसी आती है तो ये छोटा सा गर्भाशय बढ़ करके 5 गुना हो जाता है, इसका वजन 15 गुना बढ़ जाता है। और एक 9 महीने का बच्चा जब इस गर्भाशय में रहता है तो इसका आयतन 500 गुना बढ़ जाता है। बच्चे को शुरुआत के कुछ हफ्तों में योक सैक जो भोजन देता है वही आगे चल करके प्लेसेंटा बन जाता है, जिसे हिंदी में गांव के लोग कनारी कहते हैं। ये प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा यूट्रस से चिपक करके अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे की नाभि तक माँ के द्वारा खाए हुए अन्न को पचा करके अन्न का रस पहुंचाता है और माँ के फेफड़ों के द्वारा एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब की हुई ऑक्सीजन गैस को ब्लड के द्वारा बच्चे तक पहुंचाता है। तो ये योग सैक जो कि बाद में 250 ग्राम तक का प्लेसेंटा बन जाता है, इसके द्वारा बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। और माँ के स्तन का विकास बहुत आवश्यक है ताकि उसमें दूध पैदा करने की क्षमता विकसित हो सके। और बच्चा पैदा होने के बाद कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाया जा सके। गर्भाशय अर्थात बच्चेदानी जिसमें भ्रूण का विकास होगा, उसकी मजबूती बहुत आवश्यक है, इसके लिए आहार की आवश्यकता है। अगर आहार में हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। जैसे शुरुआत में आरंभिक 2-3 महीने में जी मिचलाना, नोजिया, वॉमिटिंग, अर्ली मॉर्निंग सिकनेस जिसको कहते हैं। 9 माह तक पाचन की समस्या। ये पाचन की समस्या लास्ट ट्राइमेस्टर में, जो प्रेगनेंसी होती है 9 महीने की, उसको हम लोग 3-3 महीने के तिमाही 3 तिमाहियों में बांटते हैं। तो जो पहली तिमाही है उसमें तो बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन दूसरी और तीसरी तिमाही में बच्चे का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है और 9 महीने तक आते आते पूर्ण विकसित शिशु हो जाता है। तो वो आप सोचिए, इमेजिन करिए कि माँ के पेट में जो एक 9 महीने का बच्चा है 2.5-3 किलो का, वो बच्चा ऑलमोस्ट काफी जगह घेर लेता है एब्डोमेन में। तो आंतों की गति थोड़ी सी कम हो जाती है, कब्ज की समस्या आ जाती है, रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है। माँ जब लेटती है तो उतनी देर आंतें दबी रहती हैं, रेक्टम दबा रहता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन बहुत आ जाता है। तो इन सब चीजों के कारण माँ के आहार पे हमें बहुत ध्यान देना। अब अगर स्वस्थ आहार पे ध्यान न दें तो क्या होगा? स्वस्थ आहार पे अगर ध्यान न दिया जाए तो बच्चे में कई तरह की शारीरिक बीमारियां आ जाती हैं। जैसे बड़ा होगा जब ये बच्चा, अगर माँ बहुत अच्छी तरह से आहार नहीं ले रही है, जैसे मोमोज है, पिज्जा है, बर्गर है, चाय, समोसा है, कोल्ड ड्रिंक, ये सब खा रही है जिसमें कि स्वस्थ गुणवत्ता युक्त आहार नहीं है, तो क्या होगा? वो जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, उस बच्चे में कुछ ऐसी बीमारियां होंगी, वो तब डेवलप होंगी जब बच्चा 35 से 55 साल के आसपास हो जाएगा। जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीज, कैंसर। तो इन सब बीमारियों की जड़ गर्भकाल में ही पड़ जाती है। इसे हम लोग कहते हैं फीटल ऑरिजिन ऑफ एडल्टहुड डिजीजेस। फीटल ऑरिजिन ऑफ एडल्टहुड डिजीजेस। तो बड़े लोगों की कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, और
कैंसर इत्यादि, इन सब बीमारियों की जड़ जो गर्भकाल है उससे ही शुरू हो जाती है। इसलिए माँ के आहार पे बहुत ध्यान देना है। मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बच्चा कमजोर हो सकता है। अगर माँ को उसके परिवार में बहुत अधिक प्रेम नहीं मिलेगा, बहुत अधिक इज्जत नहीं मिलेगी, अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, तो माँ को जो क्रोध दिलाया जा रहा है, माँ के साथ जो बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसके कारण गर्भ में पल रहे बच्चे को भी एक भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोरी आ सकती है। कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो गर्भपात के समय पे, समय से पहले प्रसव, उच्च रक्तचाप, थायराइड की प्रॉब्लम, न्यूरल ट्यूब ट्यूब डिफेक्ट, एनेनकेफेली इत्यादि हो सकती है। जैसे आहार में कोई कमी हो, अगर फोलिक एसिड की कमी होती है माँ के आहार में, तो बच्चे के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होते हैं? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बच्चे का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मतलब है बच्चे का मस्तिष्क, और मस्तिष्क का जो निचला हिस्सा, जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के रूप में होता है, इसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कभी कभी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं फोलिक एसिड की कमी से। एनेनकेफेली का मतलब ब्रेन का सही से डेवलप ना होना। थायराइड की प्रॉब्लम, अगर माँ के आहार में आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड की बीमारियां हो सकती हैं, थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है। कैल्शियम की कमी से उच्च रक्तचाप इत्यादि हो सकता है। बच्चे और माँ का स्वास्थ्य प्रभावित होता है कुछ तत्वों की कमी के कारण। जैसे अगर माँ के आहार में आयरन की कमी होगी तो माँ को एनीमिया हो जाएगा, जो कि बच्चे में भी आ जाएगा। कैल्शियम की कमी से हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। आयोडीन की कमी से मानसिक जो बच्चे की आईक्यू है वो कम हो जाएगी। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाता है माँ में। बच्चे में अगर आयोडीन की कमी होगी तो बच्चे की आईक्यू में कमी आ जाती है। बच्चा पॉट बेली एब्डोमेन के साथ, क्रेटिनिज्म के साथ पैदा होगा। जिंक की कमी अगर होगी माँ के आहार में तो एबॉर्शन हो सकता है। विटामिन ई की कमी से स्टेबिलिटी भी आ सकती है। इसीलिए चिकित्सक गर्भ धारण के 3 माह पूर्व से ही फोलिक एसिड, जिंक इत्यादि खाने की सलाह देते हैं। इसे हम प्री कॉन्सेप्शन की तैयारी भी कह सकते हैं, प्री कॉन्सेप्शनल प्रिपरेशन कह सकते हैं, अर्थात गर्भ धारण करने की पहले की तैयारी। ये क्यों आवश्यक है? प्री कॉन्सेप्शनल प्रिपरेशन जो है, इसे पुराने समय में आध्यात्मिक भाषा में हम लोग कहते थे कि गर्भाधान संस्कार, अर्थात गर्भ धारण के पहले सभी लोग ये तय करते थे कि क्या हम भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से एक बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हैं। जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इस तरह से हो कि वो बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, बच्चे का एक खर्चा उठा सकते हो और बच्चे को प्रेम दे सकें। ऐसा ना हो माता पिता दोनों जॉब करते हो तो वो समय ही ना दे सकें बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो ये प्री कॉन्सेप्शनल प्रिपरेशन जो है, इसकी आवश्यकता है एक संस्कारित गुणवान संतान के लिए। और आहार का भी ध्यान देना पड़ेगा माँ का, कि माँ के आहार में गर्भ धारण के 3 महीने पहले से सभी चीजें प्रॉपरली हों। अब आहार में क्या खाएं, क्या खाएं में सबसे पहले हमें 3 सा का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा आहार संतुलित हो, सात्विक हो और संस्कारित हो। अब एक एक करके हम इस बात को समझते हैं। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? देखिए, आहार में जो संतुलित आहार होता है उसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि आहार के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शर्करा भी कहते हैं, जैसे आलू चावल में जो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन, और तीसरा है फैट। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, अर्थात ये अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, जैसे वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, तथा इसके अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। तो आहार हमारा संतुलित हो, सात्विक हो, संस्कारित हो। तो मूलभूत तत्वों में, जिसे हमने बताया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट आता है। अतिरिक्त पोषक तत्वों में आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अलावा जल भी बहुत एक आवश्यक तत्व है।
अब आप लोगों ने अक्सर घर में देखा होगा, अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो घर घर में अगर कोई बड़ी उम्र के लोग हैं, पति भी, तो अक्सर करके इस बात को कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा खाना खिलाया जाए। वो ये बार बार कहते हैं कि आपके पेट में एक शिशु का विकास हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए। तो कभी कभी इतना ज्यादा खिलाने पिलाने लगते हैं कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिला को अधिक खाने की आवश्यकता तो है, अधिक कैलोरीज की तो आवश्यकता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को जितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है, जैसे लगभग एक हाउसवाइफ को 2600 कैलोरीज की आवश्यकता होती है, तो उसमें केवल 300 350 कैलोरीज अतिरिक्त चाहिए। ऐसा ना हो कि गर्भ धारण के कारण आप उनको इतना अधिक भोजन खिलाते जाएं कि ओबेसिटी हो जाए, मोटापा हो जाए, तो उसके कारण अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें उच्च गुणवत्ता वाला खाना खिलाना चाहिए। अब सात्विक भोजन और संस्कारित भोजन, इसको भी हम लोग एक एक करके डील करेंगे। आचार्य चरक ने एक बार क्लास लेते हुए अपने सभी शिष्यों से पूछा, कोरुक कोरुक कोरुक, अर्थात कौन बीमार नहीं है, कौन बीमार नहीं है, कौन बीमार नहीं है। उनके सबसे इंटेलिजेंट शिष्य वाग्भट्ट ने आंसर दिया, हितभुक मितभुक वितभुक। अगर इन तीन पॉइंट्स का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की अच्छी से देखभाल हो सकती है। गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की भी देखभाल ठीक तरह से हो सकती है। अब हम ये समझते हैं हितभुक, मितभुक और वितभुक क्या होता है। हितभुक का मतलब होता है जो भोजन हमारे लिए हितकारी है। हितकारी से क्या मतलब है? हितकारी से एक मतलब तो ये, जैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्याएं हैं कि उसे ठंड बड़ी जल्दी लग जाती है, तो उसे चाहिए कि बर्फ का पानी ना पिए, फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिए, है ना, और कुल्फी आइसक्रीम शरबत इत्यादि ना ले, अगर उन्हें ठंड लगने की समस्या बहुत जल्दी है। तो ये हितभुक वाली बात हुई। और हितभुक का एक मतलब ये भी है कि हम जो हमारे लिए अनुकूल हो भोजन, जो शास्त्रीय विधि से पकाया हुआ, बहुत ज्यादा मिर्च का, तेल का, घी का भोजन ना हो, जो हमारे लिए हितकारी है, वो भोजन हम करें। मित भूख का मतलब होता है जितनी हमें भूख है, सामान्य अवस्था में जितनी हमें भूख है, उसका आधा भोजन और एक चौथाई जगह पानी के लिए और एक चौथाई जगह खाली छोड़ दें। हम फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेंगे तो गर्भवती महिला का अच्छे से जीवन यापन होगा और आहार की शुद्धि भी ठीक बनी रहेगी। मितभुक का मतलब होता है मितव्ययता से खाओ। ये नहीं कि भर पेट करके खाएं, इतना ज्यादा खा लें आप कि आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ने लगे। और वित्तभुक का मतलब जिस मौसम में जो फल आते हैं, पता लगा आम आता है गर्मी में, और आपने दिसंबर में कहीं बाजार में आपको आम मिल गया कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ, वो आप 600 रुपए किलो एक आम खरीद लाए, दिसंबर के महीने में आम खा रहे हैं हम। पर ये ऋतु के अनुकूल नहीं है। ऋतु के अनुकूल का मतलब जिस ऋतु में जो फल आते हैं हमें वही ग्रहण करने चाहिए। तो आहार संतुलित हो, जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उचित अनुपात में हो, उचित परिमाण में हो, और सात्विक और संस्कारित भोजन भी होना चाहिए। अब संतुलित आहार की बात करते हैं। संतुलित आहार की बात करेंगे तो हमने अभी पहले डिस्कस किया कि संतुलित आहार का मतलब है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उचित अनुपात में हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट आते हैं, ये अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 4:4:1 के रेशियो में, अर्थात 4 भाग प्रोटीन, 4 भाग कार्बोहाइड्रेट और 1 भाग फैट, ये होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। पानी कितना हो? पानी कम से कम 10 से 12 ग्लास होना चाहिए। एक स्वस्थ आदमी को जाड़ों में कम से कम 2 से ढाई लीटर पानी और गर्मियों में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी बहुत आवश्यक है। पानी को हम लोग अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके नेग्लेक्ट करने से हमें बहुत दिक्कतें आती हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन का क्या काम। ये प्रोटीन जो है, ये हमको एक बात समझनी पड़ेगी। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में
लगभग 37 से 50 ट्रिलियन सेल्स होती है। ट्रिलियन का मतलब होता है एक के बाद अगर 12 जीरो लिखें तो। जैसे ईंट मिल करके मकान बनाते हैं, वैसे ही कोशिकाओं के मिलने से ह्यूमन बॉडी बनती है। पर ये कोशिकाएं, जैसे एक ह्यूमन की एज मान लीजिए 90 साल या 100 साल मान लीजिए है, तो उसके शरीर की सभी कोशिकाएं 100 वर्ष तक जीवित नहीं रहती। प्रत्येक कोशिका की अपनी अलग अलग एज होती है। जैसे हमारे खून में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, तो लाल रक्त कणिकाओं की एज होती है लगभग 8 से 12 दिन। जो WBC होती है उनकी एज होती है 8 से 12 दिन। और जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी एज होती है 3 से 9 दिन के लगभग। तो सोचिए, जो प्लेटलेट आज बनी है वो 3 से 9 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, उसकी जगह पर नई प्लेटलेट्स आनी चाहिए। इसी तरह से हमारे शरीर में जो आंतें होती हैं, तो आंतों में जो अंदरूनी लेयर है कोशिकाओं की, जो इपीथीलियम कहलाती है, उस म्यूकोजा की इपीथीलियम की सेल्स लगातार शेड होती रहती हैं, अर्थात वो आंतों में मृत्यु के बाद टट्टी के साथ निकलती रहती हैं, मल के साथ निकलती रहती हैं। तो जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं, शरीर में जो टूट फूट होती है, उसके स्थान पर नई कोशिकाएं बननी होती हैं। तो नई कोशिकाओं के बनने के लिए और गर्भवती माँ के भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए, गर्भवती माँ के जो बच्चा उसके गर्भाशय में डेवलप हो रहा है, उसके डेवलपमेंट के लिए, कोशिकाओं के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत रहती है। तो ये जो प्रोटीन है, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये प्रोटीन दूध, दही, पनीर, टोफू, ये सभी प्रकार की दालें और मिक्स आटे से मिलती है। जो टोफू होता है, ये सोयाबीन से बना हुआ पनीर होता है। सोयाबीन एक प्रकार की दाल है। ये इस दाल से भी आप पनीर बना सकते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आजकल बाजार में जो पनीर मिलता है, क्या पता वो नकली पनीर हो। तो इसलिए उचित हो कि आप दूध लेकर के, या तो दूध को फाड़ करके पनीर बना लें अपने घर में स्वयं, या आप बाजार से सोयाबीन लेकर के आए और सोयाबीन से आप पनीर बना लें। तो सोयाबीन से जो पनीर बनाया जाता है उसे टोफू कहते हैं, और ये भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। जो प्रोटीन होता है, ये अमीनो एसिड्स के चेन से मिलकर के बनता है। जैसे ईंटों से मिलकर मकान बनता है, उसी तरह से अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स मिलकर के प्रोटीन को बनाते हैं। लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हमारे लिए आवश्यक होते हैं, और ये दूध, दही, पनीर, टोफू और सभी प्रकार की दालों में और मिक्स आटे में हमको मिल जाते हैं। उचित होगा कि आप केवल गेहूं का आटा ना प्रयोग करें। गेहूं के आटे की जगह पे आप मिक्स आटे का प्रयोग करें। जैसे 7 किलो गेहूं ले लें, 1 किलो चना, 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो जौ, और अगर जौ ना मिले आपको तो सोयाबीन की मात्रा बढ़ा के 2 किलो कर सकते हैं। इसमें आप बाजरा, मक्का इत्यादि भी मिला सकते हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से। सोयाबीन के लिए कहा जाता है कि इसको धोकर, सुखाकर और फिर भून कर पिसवाएं। सोयाबीन से टोफू बनाना एक अच्छा काम है, इसे घर में ही आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप आधा पाव अर्थात 125 ग्राम सोयाबीन को भिगो दीजिए। 6-7 घंटे भिगोने के बाद आप इसको धो लीजिए। धोने में आप इसका छिलका निकाल देंगे। छिलका निकालने के बाद आप इसको उबलते पानी में सोयाबीन का पेस्ट डाल दीजिए। जब आप सोयाबीन का पेस्ट उबलते पानी में डाल देंगे, लगातार 5 मिनट तक चलाते रहेंगे जिससे कि वो बर्तन के तले में ना लग जाए, तो उबाल आने पर इसको छान लीजिए। अब ये सोयाबीन का दूध बन गया। अब इस सोयाबीन के दूध को नींबू या दही डाल करके आप इसको फाड़ लें, और इससे पनीर तैयार हो जाएगा। छान करके पनीर निकाल लेंगे, और जो पेस्ट बचेगा छानने के बाद, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आटे में गूंथ करके रोटी बना सकते हैं, या पराठे में भर करके भरवा पराठा बना सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, कोशिकाओं से मिलकर के शरीर बनता है, ईंटों से मिलकर के मकान बनता है, उसी तरह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इत्यादि, ये जो
शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मिलने से कॉम्प्लेक्स शुगर बनते हैं जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल्स मिल करके स्टार्च बनाते हैं जिसे हम कार्बोहाइड्रेट की तरह से क्लासिफाई करते हैं। ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? आलू, चावल, शकरकंद इत्यादि। और ये मिक्स अनाज में भी कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है। ये ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे स्कूटर और कार के इंजन में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है पेट्रोल को जलाने से, उसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, आलू, चावल, शकरकंद इत्यादि और मिक्स अनाज, ये कार्बोहाइड्रेट हमारी कोशिकाओं में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जलाया जाता है। जैसे स्कूटर के इंजन में पेट्रोल को जलाते हैं और उससे ऊर्जा मिलती है स्कूटर को चलाने के लिए, उसी तरह से कोशिकाओं के अंदर जो पावर हाउस है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्रेब्स साइकिल के द्वारा पाचन होता है, और इस पाचन के द्वारा, इस मेटाबॉलिज्म के द्वारा कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है जिसके द्वारा हम चलते फिरते हैं और काम करते हैं। वसा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वसा। वसा ये भी ऊर्जा का एक स्रोत है। आपको जानना चाहिए कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं, ये तीनों का भी प्रयोग शरीर कर सकता है ऊर्जा के लिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं, तो शरीर प्रोटीन को भी जला करके उससे एनर्जी प्राप्त कर लेगा, और वसा से भी एनर्जी प्राप्त की जाती है। वसा जो है, जिसको हम फैट कहते हैं, या घी, तेल, मक्खन, मलाई जिसे सामान्य भाषा में कहेंगे, ये दिन में अधिक से अधिक 5 छोटी चम्मच लिया जा सकता है। एक दिन में इससे ज्यादा घी तेल ना खाए, अन्यथा ये मोटापे को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के लिए अब हमें एक बात समझने की जरूरत है। वो क्या? कि जो घी तेल जाड़ों में जम जाते हैं वो सैचुरेटेड फैट कहलाते हैं। आप सबने देखा होगा, डालडा पुराने समय में एक आता था, आजकल तो रिफाइंड ऑयल में ज्यादातर खाना बनाया जाता है। पुराने समय में डालडा भी एक आता था जो कि जाड़ों में जम जाता था। तो ये जमने वाला जो घी होता था डालडा, ये सैचुरेटेड फैट होता है और ये हानिकारक है। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, हृदय रोग को करता है। जो जाड़ों में भी ना जमे तेल, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से होता है, जैसे रिफाइंड ऑयल। ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में एक बात आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। आप जैसे बाजार जाएं, हलवाई के यहाँ से समोसा खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा हलवाई क्या करता है, सुबह एक कढ़ाई चढ़ाता है, उसमें थोड़ा सा उसने घी डाला, डालडा है या रिफाइंड जो कुछ भी है, वो सुबह से लेके शाम तक वही घी बार बार गर्म होता रहता है। उसी में वो समोसा बना रहा है, उसी में मठरी बना रहा है, उसी में वो सब कुछ करता रहता है। तो उसके घी की कढ़ाई सुबह चढ़ी और शाम तक वही घी उबलता रहता है। तो लगातार बहुत सारी देर तक आप अगर एक ही घी में खाना बनाएंगे, तो उस घी में जो फैट है वो ट्रांस फैटी एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत अधिक हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक। सबसे अच्छी चीज जो फैट में है वो शुद्ध घी, जो देशी गाय का घी कहलाता है, ये सबसे अधिक अधिक अच्छा होता है। इसके अलावा जो घी जमते नहीं है वो, या जो तेल जमते नहीं है, जैसे सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कनोला का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल जो कि रिफाइंड हो, फिल्टर्ड हो, डबल फिल्टर्ड हो तो और भी अच्छा, ये अच्छे तेल कहलाते हैं। अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये क्या होते हैं? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, अर्थात भोजन को पचाने का जो काम हो रहा है, उसके लिए भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको मिलते कहाँ से।
ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजें खानी चाहिए। तो विटामिन्स में विटामिन ए, बी, सी और डी, इसके अलावा भी कई विटामिन्स होते हैं। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए, विटामिन ए क्या होता है? जो नारंगी रंग के भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उनमें बीटा कैरोटीन्स होते हैं। नारंगी रंग के भोज्य पदार्थ जैसे गाजर, पपीता, ये भोज्य पदार्थ जो हैं इनमें बीटा कैरोटीन्स होते हैं, जो कि विटामिन ए बनाते हैं हमारे शरीर में जाकर के। विटामिन ए का काम हमारे आंखों के स्वास्थ्य को ठीक रखना होता है। तो गर्भवती महिला की आंखों की देखभाल के लिए और गर्भवती महिला के गर्भाशय में जो शिशु पल रहा है उसकी आंखों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विटामिन ए की उचित मात्रा चाहिए। और ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा नारंगी रंग की चीजों से, जैसे पका हुआ आम, गाजर, पपीता, और एक नारंगी रंग की शिमला मिर्च आती है, उससे भी हमको मिलता है। अब विटामिन बी, विटामिन बी हम लोगों को मिलते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध से, दही से, पनीर से। विटामिन सी खट्टे जो फल खाते हैं, सबसे ज्यादा विटामिन सी का अच्छा सोर्स है आंवला। पूरी दुनिया में जितने भी खाने की चीजें हैं उनमें आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। एक 100 ग्राम आंवले में लगभग 625 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। इसके बाद अमरूद आता है। अमरूद में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। 100 ग्राम अमरूद में लगभग 212 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। इसके बाद नंबर आता है सिट्रस फ्रूट्स का, संतरा, मौसमी, नींबू। 100 ग्राम संतरे और मौसमी में लगभग 30 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी हमारे शरीर में टूट फूट को ठीक करता है। कहीं पे कट लग जाए, कहीं पे बीमारी से लड़ने की आवश्यकता हो, जैसे जुकाम हो जाता है, वो बीमारी आ जाती है, बुखार हो जाता है, तो उस समय डॉक्टर्स विटामिन देते हैं। उसमें विटामिन सी का बहुत अधिक रोल है। फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर में हड्डी जोड़ने के लिए कैल्शियम और विटामिन सी बहुत आवश्यक है। अगर आयरन आप खाते हैं तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की बहुत आवश्यकता है। तो विटामिन सी हमें आंवला, अमरूद और खट्टे जैसे संतरा, नींबू, मौसमी ऐसे फलों से मिलता है। विटामिन सी के लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं, अपने घरों में अगर आप चटनी बनाते हैं तो चटनी में आप जैसे खटाई डालते हैं तो खटाई के स्थान पे आंवला अगर प्रयोग कर लें तो आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन डी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियों में कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। विटामिन डी दूध में, दही में, पनीर में, मखाने में और भी कई ड्राई फ्रूट्स में आपको विटामिन डी मिल सकता है। ये विटामिन्स मिनरल्स हम लोगों को अपने भोजन में किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर गर्भवती महिला प्रातः काल नाश्ते में एक कटोरी अगर अंकुरित ले लेती है, तो ये अंकुरित अन्न जैसे अंकुरित मूंग की दाल, अंकुरित चना, अंकुरित मूंगफली के दाने, तो ये उसके भोजन में विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। जब हम मूंग की दाल, चने, मूंगफली इत्यादि को अंकुरित करते हैं तो अनेकों गुना उसमें विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, उनमें एंजाइम्स आ जाते हैं जो हमारे पाचन संस्थान को मजबूत बनाते हैं। त्वचा इससे चमकदार बन जाती है और खून की कमी दूर होती है, बालों का झड़ना ठीक हो जाता है। आंखों के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, वो भी हमें इस अंकुरित से मिलता है। और दिल के लिए भी लाभदायक होता है। दिमाग तेज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म के दौरान टॉक्सिन्स बन जाते हैं, विष बन जाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। हाँ, कुछ गर्भवती महिलाओं को, कुछ लोगों को अंकुरित भोजन जो है आसानी से पच नहीं सकता, हो सकता है उनको लगे अंकुरित खाने से पेट भारी हो जाता है। तो उन लोगों के लिए एक सलाह है
कि वो अंकुरित करने के बाद भोजन को थोड़ा सा स्टीम दे दें। स्टीम देने की विधि से वो अंकुरित भोजन थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा और अच्छे से पच जाएगा। विभिन्न रंग के मौसमी फल और हरी सब्जी इन सबको मिला करके एक जो रेनबो डाइट बनती है, तो मैंने आपको अभी बताया था विटामिन ए नारंगी रंग की चीजों में हो जाएगा, जैसे पपीता, पका हुआ आम और गाजर। इस इन सब में विटामिन ए वाली चीजें हैं। और इसके अलावा विटामिन बी आपको हरे रंग की सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल जाएगा। जो ब्लूबेरीज होती हैं, जैसे जामुन है, फालसे हैं, या ब्लू कलर की बेरीज एक विदेशों में होती हैं, ये अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में होते हैं। अनुपूरक पोषण क्यों आवश्यक है? अनुपूरक पोषण, जिसे हम अतिरिक्त पोषण कहते हैं, ये इसलिए आवश्यक होता है, जैसे एक मैंने विटामिन सी के लिए आपको बताया, विटामिन सी बहुत आवश्यक है हमारे शरीर में डेवलपमेंट के लिए। लेकिन होता क्या है, जब आप भोजन को आग पे पकाते हैं तो विटामिन जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी सप्लीमेंट देना पड़ता है। हो सकता है गर्भवती महिला के भोजन में आयरन की कमी हो, तो आयरन की कमी अगर है तो हो सकता है जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएगा। हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने में अगर कम आता है हीमोग्लोबिन, सामान्यतः 12 ग्राम का हीमोग्लोबिन एक अच्छा हीमोग्लोबिन का लेवल माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतवर्ष में गर्भवती महिलाएं अपने आहार पर ध्यान नहीं देती हैं, तो अक्सर उनका हीमोग्लोबिन 10 या 10 से भी कम निकलता है। ये कम हीमोग्लोबिन अगर होगा तो इसको बढ़ाने के लिए आयरन सप्लीमेंट देने की आवश्यकता होती है। हड्डियां मजबूत हों, इसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक, फोलिक एसिड, ये सब टैबलेट के रूप में कभी कभी डॉक्टर्स को देना पड़ता है। और ये सप्लीमेंट्स तब आवश्यक हो जाते हैं और डॉक्टर की सलाह से हमको ये लेने चाहिए। शाकाहारी भोजन में खास तौर से हमारी गर्भवती महिलाएं, भारतवर्ष में अधिकांश लोग शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी भोजन में खास तौर से आयरन की, विटामिन बी 12 की और विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप निश्चित जान लें कि विटामिन डी की, विटामिन बी 12 की और आयरन की आपके भोजन में कमी होगी। और अपने डॉक्टर को आप बताइए कि मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए वो उचित समय पे आपको इन सप्लीमेंट्स को चालू कर देगा। और बल्कि बहुत अच्छा हो कि जब आप गर्भ की तैयारी करें, अर्थात गर्भवती होने के 3 महीने पहले से अगर आप आयरन, विटामिन बी 12 और विटामिन डी लेंगे तो आपके शरीर में गर्भ काल के दौरान और गर्भावस्था में बहुत अधिक विटामिन डी, आयरन और बी 12 बना रहेगा, जिससे गर्भस्थ शिशु का डेवलपमेंट अच्छा होगा। कभी कभी जब इन चीजों की कमी आती है तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं। और ये बीमारियां तब और अधिक हो जाती हैं जब माँ में पाइका जैसी बीमारियां हो। पाइका क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं। हालांकि मिट्टी खाने का संबंध जो आजकल पीडियाट्रिशियंस बताते हैं, वही लोग मिट्टी खाते हैं या इस दीवार से पपड़ी को छुड़ा करके खाते हैं, या मिट्टी के बर्तन के टुकड़े खाते हैं, जिन लोगों को भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिलता परिवार का, जिन बच्चों को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता, जिनके माता पिता दोनों काम करते हैं, वो बच्चे अक्सर मिट्टी खाने लगते हैं, क्योंकि उनको कई बार माता पिता का प्रेम नहीं मिलता। तो इस तरह की पाइका जैसे डिसऑर्डर्स उनमें आ जाते हैं। कुछ लोग वीगन होते हैं। वीगन का मतलब वो दूध नहीं पीते। वीगन से वो ये कहते हैं कि भाई ये दूध जो है वो गाय ने अपने बच्चे के लिए बनाया है, हम क्यों उसका दूध चुराएं। तो हम लोगों को बताना चाहिए उन लोगों को, ऐसी गर्भवती महिलाओं को जो वीगन होने के कारण दूध नहीं पीती, दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाती, जैसे दूध, दही, पनीर नहीं खाती हैं, तो हमें उनसे कहना चाहिए कि गाय का दूध पर्याप्त मात्रा में होता है। और हो सके तो वो किसी ऐसी जगह से दूध ले आए जहाँ पे गाय के बच्चे को पूरी छूट होती है कि वो गाय का दूध पी ले। बच्चे के द्वारा गाय का दूध पी लेने के बाद जितना दूध बचता है वो दूध वीगन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम और विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है। और शाकाहारी लोगों में दूध एक अच्छा सोर्स है। अब अतिरिक्त पोषक तत्वों के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो अतिरिक्त पोषक तत्व हैं उनमें
चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं गर्भावस्था में, भोजन के चार इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं, वो हमें समझना चाहिए। प्रथम तिमाही में बच्चे का मस्तिष्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो जिस दिन एक स्पर्म और ओवम मिल करके बच्चे की निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उससे 19वें दिन से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अर्थात प्रथम 3 माह में बच्चे का मस्तिष्क बहुत तेजी से बढ़ता है। बच्चे के मस्तिष्क जब प्रथम तिमाही में तेजी से बढ़ रहा है तो उस समय हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है, जिसमें डीएचए, कोलिन, आयोडीन और फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड के लिए बार बार मैंने आपको बताया कि फोलिक एसिड की कमी अगर हो जाती है तो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं। ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं? हम लोगों की रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्रेन का निचला हिस्सा जो है स्पाइनल कॉर्ड के रूप में रहता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और अगर फोलिक एसिड की कमी माँ में हो तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं। आपने शायद देखे हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पीठ पे कुबड़ निकला होता है, उस कुबड़ के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की डिफॉर्मिटी के कारण कुछ कुछ स्पाइनल कॉर्ड की कमियां आ जाती है, जिससे पैरों में ताकत में कमी हो सकती है। और इन कुबड़ की जैसी स्थिति में जो मेनिंगोसील कहलाती है, ये मेनिंगोसील का फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, और कभी कभी परमानेंटली बच्चों के पैरों में कमजोरी या पैरालिसिस आ सकती है। तो ध्यान देना चाहिए कि गर्भ धारण के 3 माह पहले से ही गर्भवती बनने की इच्छुक बहनों के भोजन में फोलिक एसिड, विटामिन अच्छी मात्रा में होने चाहिए। कोलिन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीएचए और कोलिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। आप सबको पता है हमारे ब्रेन में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और ब्रेन की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स जब आपस में जुड़ते हैं तो एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो उस जुड़ने वाली जगह पे जहां पे साइनेप्स होते हैं वहां पर केमिकल ट्रांसमिशन होता है। जैसे आपकी उंगली पे किसी ने छुआ, हमारी उंगली पे किसी ने छुआ, तो हम आंख बंद किए हों तो भी हमें पता चल जाएगा कि उंगली पे किसी ने छुआ है। तो उंगली से ब्रेन तक जो मैसेज गया कि किसी ने छुआ है उंगली को, तो ये मैसेज कई न्यूरॉन्स लेकर के जाते हैं। एक न्यूरॉन जहां खत्म होता है वहां पे दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। दो न्यूरॉन्स के बीच की जो जगह है वहां पे केमिकल ट्रांसमिशन होता है मैसेज का, और वो केमिकल ट्रांसमिशन जो है एस्टिल कोलिन के थ्रू होता है। उस एस्टिल कोलिन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोलिन। तो ये जो कोलिन है ये भी नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये डीएचए और कोलिन वगैरह ये ब्रेन के डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हमको सूखे मेवे से बहुत अच्छी मात्रा में और दूध से मिल जाती है। सूखे मेवे का सेवन इसलिए गर्भवती महिला को अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उनको 5 बादाम पानी में भिगो करके, 5 अखरोट, थोड़ी सी किशमिश, ये सब 24 घंटे तक पानी में भिगो करके और तब चबा चबा करके खाएं, जिससे हमारे भोजन में मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक डीएचए, कोलिन इत्यादि चीजें पहुंच सके। द्वितीय तिमाही में बच्चे का शरीर डेवलप होता है। तो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए जब बच्चे के हाथ पैरों की हड्डियां बन रही हैं, उन हड्डियों में कैल्शियम का डिपोजिशन होना है। बच्चे के शरीर में खून बन रहा है तो खून के लिए आयरन, हड्डियों के लिए कैल्शियम, और बढ़ती हुई कोशिकाओं की गिनती के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता है। मैग्नीशियम, विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। अगर आप विटामिन डी की कमी होगी शरीर में तो आप कैल्शियम कितना भी खाएं वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, विटामिन डी ये सब कहां से मिलेगा? कैल्शियम के लिए और विटामिन डी के लिए हमें दूध, दही, पनीर लेना चाहिए। मखाने में भी कैल्शियम होता है। आयरन के लिए हमें गाढ़े हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ। आयरन के लिए गुड़, मेथी बहुत आवश्यक चीजें हैं, ये हम ले सकते हैं। आयरन के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव है, अगर सभी लोग अपने घर में एक लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बनाएं तो उससे आयरन का कुछ अंश सब्जियों में चला जाएगा। इसलिए सभी लोगों को
अपने घर में लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाना चाहिए। हालांकि लोहे की कढ़ाई साफ करने में दिक्कत होती है, मेहनत लगती है, उसमें जंग भी लग जाती है जिसको घिसना पड़ता है। पर आप लोग क्या करते हैं, इसी चक्कर में एक बड़ी चमकदार एल्युमिनियम की या जिसमें एक लेयर होती है टेफलॉन की, वो नॉन स्टिक कुकवेयर ले आते हैं जिसमें टेफलॉन की लेयर होती है। तो उससे भोज्य पदार्थ का आयरन से कांटेक्ट नहीं हो पाता, लोहे की कढ़ाई से कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो आयरन की कमी हो जाती है माता के शरीर में। इसके लिए हम लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करें, लोहे का चकला, और हो सके तो लोहे की कलछी से भोजन को चलाएं। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, यानी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पे हमें इम्यून न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। ये इम्यून न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आहार की चीजें होती हैं। ये क्या कहलाती हैं? ये विटामिन ए, सी और ई कहलाती हैं। विटामिन ए, सी और ई जो हैं, इनके लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन ए हमें मिलेगा नारंगी रंग की चीजों में, जैसे गाजर, पका हुआ आम, पपीता, कद्दू, और कुछ मात्रा में जो पीले रंग की शिमला मिर्च होती है उसमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ई हमें अंकुरित चीजों में मिल जाएगा। विटामिन सी हमें आंवला, अमरूद और खट्टे फलों में, जैसे ये आपका मौसमी है, संतरा है, नींबू है। ये जो विटामिन ए, सी और ई होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जब इस सृष्टि में मानव जीवन डेवलप हुआ था, उस समय ऑक्सीजन नहीं थी वातावरण में। उस समय कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन था। इन सब के मिलने से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके धीरे धीरे बड़े होते गए, और एक समय ऐसा आया जब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बन गया। जब डीएनए बना, तो डीएनए में एक ऐसी खूबी थी जो अपने जैसा डीएनए बना सकता था। डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है, एक के ऊपर एक दो इसमें लिपटे होते हैं मॉलिक्यूल की बड़ी लंबी लंबी चेन्स। तो ये जो डबल हेलिक्स है, ये खुलता चला जाता है और अपने सामने ये प्यूरिन्स की एक और चेन तैयार कर लेता है। तो इसके द्वारा एक डबल हेलिक्स दो में डिवाइड हो जाता है। तो जब पहली बार डीएनए डिवाइड हुआ, तो इस धरती पे जीवन आया। जिस समय जीवन आया धरती पे, उस समय ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी वातावरण में, तो एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता पड़ी। आप एक लोहे की कोई चीज अपने घर की छत पे रख दें, तो उस लोहे की छड़ में ऑक्सीडेशन के कारण फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। ये उस आयरन को डिके कर देगा। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब डिजेनरेशन, और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब सिंथेसिस। तो जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं, वो हमारे जीवन को, स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। इसी तरह से तृतीय तिमाही में हमें फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स चाहिए होते हैं। ये फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं, ये हमारे द्वारा पचाए नहीं जा सकते। लेकिन फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हमारे शरीर में जो जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा खाए जाते हैं। तो हम हेल्दी बैक्टीरिया को भोजन देंगे, तो हेल्दी बैक्टीरिया का स्वास्थ्य बना रहेगा, उससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो ये जो फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ये हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, और हमारी आंतों में हेल्दी बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी को ठीक से मेंटेन करते हैं। तो पहली तिमाही में हमें डीएचए चाहिए, जो कि बादाम, अखरोट, अलसी, टोफू से मिलता है। अलसी एक तरह के बीज होते हैं। कोलिन हमें मूंगफली, दूध और मक्खन इत्यादि से मिलता है। आयोडीन हमें दूध से, ओट से, केले से और तरह तरह की बीन्स, फलियों से मिलता है। आजकल भारत सरकार ने नमक में भी आयोडीन मिलाना शुरू कर दिया है, जिससे कि आयोडीन की कमी ना हो। फोलिक एसिड हरी सब्जी, छोले, दाल और बीन्स के द्वारा मिलता है। जिंक हरी सब्जी में, छोले में, दालों में, बीन्स में होता है। विटामिन बी 12 सोए से बने हुए
सोयाबीन से बने हुए दूध, सोयाबीन से बने टोफू और दूध दही मूंगफली में होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हरी पत्तेदार सब्जी, अखरोट, मेवा, अलसी, राजमा, दालें इत्यादि में होता है। जो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, वो प्रायः अदरक खाने से ठीक हो जाती है। और कुछ ऐसी चीजों को खाने से, जैसे पापड़ है जो कड़कड़ की आवाज करता है भोजन, उस भोजन को, क्रंची फूड को खाने से जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, प्रातःकाल जी मिचलाने की जो दिक्कत होती है, वो खत्म हो जाती है। द्वितीय तिमाही में हमें कैल्शियम बहुत चाहिए। कैल्शियम लगभग 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए होता है। और इसका सबसे अच्छा सोर्स है दूध, दही, पनीर और बादाम, मखाना इत्यादि। कैल्शियम के शरीर में एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की बहुत आवश्यकता है। और ये विटामिन डी भी दूध, दही, पनीर से मिलता है। इससे फायदा क्या होता है? जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसकी हड्डियों में कैल्शियम अच्छे से जमा होता है, बच्चे के दांत मजबूत निकलते हैं। स्तनपान कराने के समय में जो दूध की मांग होती है शरीर में, वो पूर्ति के लिए माँ के शरीर में कैल्शियम होने का आवश्यक है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो माँ की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बच्चे की हड्डी कमजोर होंगी, और माँ में प्री एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया की प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्री एक्लेम्पशिया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है माँ को, और प्रोटीन की मात्रा पेशाब में बढ़ जाती है, अर्थात प्रोटीन का शरीर से क्षय होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन पेशाब के वास्ते नुकसान होने लगता है। और अगर कैल्शियम की अधिक कमी होगी तो माँ को मिर्गी के झटके भी आ सकते हैं, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, जिसे एक्लेम्पशिया कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। द्वितीय तिमाही में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा के अलावा आयरन भी बहुत अच्छा चाहिए हमें। आयरन हमें गुड़, बाजरा, रागी, दाल और गाढ़े हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाए तो आयरन की प्राप्ति होगी। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की आवश्यकता है। आयरन से शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, भ्रूण का और माँ का स्वास्थ्य बढ़ता है। और जब डिलीवरी होती है तो उस समय जो ब्लीडिंग होगी, उस ब्लीडिंग के दौरान खून की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। फोलिक एसिड की आवश्यकता भी खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो मैग्नीशियम होता है। तो ये मैग्नीशियम हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से, बादाम, तरह तरह के बीजों से, जैसे कद्दू का बीज, सूरजमुखी और तरबूज के बीज, अलसी के बीज, इन सब चीजों से और भिंडी से मिलता है। विटामिन डी हमें दूध, दही, पनीर से मिलता है, मखाना और बादाम से मिलता है। विटामिन डी लेने के लिए प्रतिदिन माँ को दिन के 11 बजे से 10 बजे के 10 से 11 बजे के बीच में करीबन आधे घंटे के लिए धूप का सेवन करना चाहिए। तृतीय तिमाही में, तीसरे ट्राइमेस्टर में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा हमें पानी और फाइबर बहुत लेना चाहिए। फाइबर का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमारा शरीर पचा तो नहीं पाता, लेकिन वो शरीर में मल बनाने के लिए आवश्यक है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। अगर हम पानी ज्यादा पिएंगे तो भी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये फाइबर कहाँ से मिलेगा? ये फाइबर हमें मिलता है चोकर युक्त आटे से, बिना पॉलिश के चावल से, हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक मात्रा में खाने से, सूजी और लौकी, तरोई, फ्रेंच बीन्स इत्यादि। थायमीन जो है विटामिन B1, ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये हरी सब्जियों से, दालों से, राजमा, सोयाबीन से मिलता है। पूरे 9 माह तक आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं विटामिन A, E और C है। ये हमने आपको बताया किन चीजों से मिल सकते हैं। अब पूरे 9 माह हमको स्वस्थ पाचन शक्ति के लिए फ्रक्टो ऑलिगोसैक्राइड्स चाहिए होते हैं। ये फ्रक्टो ऑलिगोसैक्राइड्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल्स मिल करके, जैसे ईंटों से मिलकर मकान बनता है, ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल्स मिलकर के स्टार्च बनता है। अगर ग्लूकोज के 8 से 10 मॉलिक्यूल्स मिल जाएं और उसमें एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का भी मिल जाए, तो फ्रक्टो ओलिगोसैक्राइड्स बनते हैं। ये फ्रक्टो ओलिगोसैक्राइड्स मानव शरीर तो नहीं पचा पाता, लेकिन हमारी बड़ी आंत में रहने वाले हेल्दी बैक्टीरिया इनको पचाते हैं, और इनके फर्मेंटेशन के द्वारा वो कब्ज नहीं होने देते और हमारे गट की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ये हमें
फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स केला, गेहूं, जौ, दही और मट्ठे से मिलते हैं। अब माँ की थाली में क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा होना चाहिए साबुत अनाज और स्टार्च युक्त सब्जी, जैसे रोटी, चावल और आलू इत्यादि। सब्जियां कम से कम 3 से 3.5 कटोरी प्रतिदिन खाएं, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कवई। 2 कटोरी फल, 100 ग्राम के लगभग फल होने चाहिए, सभी रंगों के फल हों। दूध, कम से कम 3 साढ़े 3 प्याला दूध पीना चाहिए, जिससे विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह मिलता रहे। प्रोटीन के लिए हमें दलिया, तरह तरह की फलियां, मटर, राजमा, चीनी थोड़ी सी हमें प्रतिदिन लेनी चाहिए क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। लेकिन शरबत और कुल्फी, आइसक्रीम इत्यादि से परहेज करें। ग्रीन टी ले सकते हैं और पानी अधिक पिए। अगर चीनी की जगह पे देसी खांड लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा। और सबसे कम मात्रा में हमको लेना चाहिए तेल, जो कि प्रतिदिन 5 चम्मच से ज्यादा नहीं। गर्भावस्था में पानी अवश्य पिए जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, है ना। और पानी जो है बहुत आवश्यक है। पानी के कारण ही हमारे मुंह में लार बनती है, आंतों में रस बनता है। पानी के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है। पेशाब के द्वारा हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं। पसीने के द्वारा हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। और दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी हमको पीना चाहिए। पानी जो है पीने का बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप बैठ करके पानी पिए। अपने दोनों हाथों के बीच में पानी का गिलास रखें और पानी के गिलास को देख करके एक बार गायत्री मंत्र बोल करके, या भी जो जो भी आपका इष्ट मंत्र हो उसे बोल करके, भगवान राम का नाम ले करके, या राधा राधा बोल करके, या ओम नमः शिवाय बोल करके आप पानी पिए। एक साइंटिस्ट हैं जापान के, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब हम पानी के सामने प्रार्थना करते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो उस पानी में बहुत अधिक ऊर्जा आ जाती है। और वो ऊर्जा युक्त पानी पीने के लिए आप अपने शरीर को अतिरिक्त बल, अतिरिक्त शक्ति दे सकते हैं। पानी बैठ के पीना चाहिए, घूंट घूंट करके पीना चाहिए। और भोजन करने के बीच में कम पानी पिए, आवश्यक हो तब पिए। लेकिन अधिक पानी खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पिए। बच्चे का शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी चाहिए होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हमारा शिशु जो है उसका मन वैसा ही बनेगा जैसा आप भोजन करेंगे। सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का मतलब है ऐसा भोजन, जो भोजन जिस रूप में आता है उसको बहुत अधिक घी में तले नहीं, बहुत अधिक मिर्च मसाले नहीं डालें, वरना वरना वो राजसिक भोजन में बन जाएगा। और सड़ा हुआ, बासी, पुराना रखा हुआ, बहुत समय का पुराना चीजें जो कि तामसिक भोजन बन जाता है, वो ना बने। सात्विक भोजन कैसा होता है? रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद, जो हृदय को भाने वाला होता है। शाकाहारी भोजन अगर आप करते हैं तो वो सात्विक भोजन है। ऐसा सात्विक भोजन मनुष्य को विनम्र बनाता है, क्षमाशील, शांत, स्थिर बुद्धि वाला, एकाग्र मन वाला और मन को वश में करने वाला बनाता है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, दृढ़ स्मृति। अर्थात शुद्ध भोजन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि से बुद्धि निश्चल बन जाती है। और अगर निर्मल बुद्धि होती है तो उससे मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। राजसिक भोजन कैसा होता है? बहुत अधिक कड़वा, खट्टा, खारा, बहुत गरम खाना, तत्काल बना हुआ खाना गरम गरम नहीं खाना चाहिए। कसैला, तला हुआ, बहुत अधिक घी तेल मक्खन पड़ा हुआ खाना, मिठाइयाँ, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, बहुत अधिक मिर्च मसालेदार खाना, ये राजसिक भोजन होता है। इसको खाने से एसिडिटी हो जाती है, उत्तेजना, कामुकता, आवेश, गुस्सा, तनाव पैदा करता है। ऐसे पदार्थों को ग्रहण करने से भविष्य में भी रोग हो जाते हैं और ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं हमारे सिस्टम में। तामसिक भोजन अर्थात पुराना, दुर्गंध युक्त, स्वाद रहित, अशुद्ध, बचा हुआ खाना। पता लगा आज का खाना रख दिया, 2 दिन बाद खा रहे हैं, बासी खाना, मांस, अंडा, प्याज, लहसुन इत्यादि, ये सब तामसिक भोजन में आता है। ये आपको क्रोध, कामेच्छा और अशांति को पैदा करता है। झूठा खाना नहीं खाना चाहिए, कभी किसी का छोड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। संस्कारित आहार होना चाहिए। संस्कारित आहार के लिए
हमें क्या करना चाहिए? हमें सदैव अपने घर में बलि वैश्व यज्ञ करना चाहिए। हमें नियमित गायत्री मंत्र का आराधना करना चाहिए और भोजन ग्रहण करने से पहले 3 बार गायत्री मंत्र बोले। माँ जब भोजन बनाए तो भोजन बनाते समय भी गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। और जो भोजन जिस पैसे से खरीदा जाए वो अधर्म की कमाई ना हो, श्रम का पैसा हो, ईमानदारी का पैसा हो। और बलि वैश्व यज्ञ अगर आप करेंगे अपने घर में तो बलि वैश्व करने से आप देवताओं को भोजन अर्पित करते हैं। और देवताओं को भोजन अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में जब भोजन ग्रहण करते हैं तो ये इष्ट को समर्पित किया हुआ भोजन जब आप प्रसाद के रूप में खाते हैं तो ये सात्विक और संस्कारित भोजन होता है। भोजन के साथ साथ क्रियाशीलता का भी संतुलन रहना चाहिए, अर्थात श्रमशील रहना चाहिए माँ को। अगर माँ मेहनत करेगी, काम करेगी तो गर्भ काल के दौरान प्रसव के समय उसे दिक्कत नहीं होगी। नियमित 30 मिनट कम से कम टहलें। तेल बहुत कम खाएं, 5 चम्मच तेल से अधिक ना खाएं। नमक की मात्रा कम रखें। शक्कर बहुत ज्यादा ना खाएं। वसा अर्थात तेल घी कम से कम खाएं। और एक दिन में 2600 कैलोरीज एक आइडियल फूड के लिए होता है। माँ का वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जब नॉन प्रेग्नेंट वेट आपका है उस नॉन प्रेग्नेंट वेट से लगभग 12 किलो लगभग वजन बढ़ता है गर्भावस्था में। इससे ज्यादा अगर वजन बढ़ता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है डायबिटीज वगैरह। और ये एक आहार की तालिका है। आहार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें दही, केला, सब्जियां, और सुबह नाश्ते में पोहा, इडली, ढोकला इस तरह की चीजें लें। भोजन के समय पे रोटी, चावल, हरी सब्जियां और दाल, दही ये अवश्य लें। रात्रि के भोजन में हरी सब्जी, दाल इत्यादि लें। ध्यान में रखने योग्य बातें, जैसा भगवान ने भोजन को बनाया है लगभग वैसा ही लें। कम से कम घी तेल उसमें जोड़ें। थोड़ा बहुत परिवर्तन करके स्वाद बढ़ा सकते हैं लेकिन स्वाद के चक्कर में मिर्च मसाला बहुत ज्यादा ना। ताजा भोजन लें, अधिक तला भुना ना हो। आहार उबला हुआ, धीमी आंच पे पकाया हुआ हो, भाप में पका हुआ हो तो बहुत ज्यादा अच्छा। दालों को पकाने से 30 मिनट पहले भिगो के रख दें। सूरज डूबने के पहले या रात्रि में सोने के 3 घंटे पहले भोजन करें। ऐसा ना हो कि खाना आपने रात में 10:30 बजे खाया और सो गए तुरंत। अगर सोने और रात के भोजन के बीच में समय नहीं होगा तो ओबेसिटी बढ़ेगी। रात में हल्का भोजन करें। रात्रि के भोजन के बाद थोड़ा टहलें। भोजन करते समय प्रसन्न रहें। मधुर संगीत बजाएं। भोजन धीरे धीरे खूब चबा कर खाएं। चाय कॉफी कम से कम। गर्भावस्था में फ्रिज में रखे पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, चिकन, मटन, सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, पान मसाला, चाय, कॉफी इन सब का प्रयोग ना करें। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, तेज मसाले, ब्रेड, पिज्जा, मोमो ये सब ना। मांसाहार से बचें क्योंकि मांसाहार आपके शरीर में बहुत ही गलत भावनाएं भेजता है। तो शिशु का जो कारण शरीर है वो खराब हो जाएगा। धूम्रपान बिल्कुल मना है। धूम्रपान करने से शिशु में अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। और धूम्रपान करने से माँ में भी बहुत तरह की बीमारियां आती हैं। बच्चे का वजन कम हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये सब बीमारियां भी आ सकती हैं। माँ को शराब पीने से बचना चाहिए। अगर माँ शराब पिएगी तो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत दिक्कतें आती हैं। अतः एक बात ध्यान रखने की है कि आपके भोजन में सभी तरह की चीजें शामिल हों जिससे कि हमारा भोजन संपूर्ण हो, संतुलित हो, संस्कारित हो, ये और सात्विक हो। हमारे भोजन में अनाज हो, दालें हो, राजमा, अंकुरित फल, सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जी, दूध, दूध से बने पदार्थ और सभी तरह की मसाले जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। और गाय का शुद्ध देसी घी, मक्खन और पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने ये कक्षा सुनी। आशा करते हैं आप सब लोग परम पूज्य गुरुदेव के ध्येय वाक्य मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर सब के अवतरण के लिए, अच्छी आत्माओं को धरती पर लाने के लिए गर्भवती महिलाओं को ट्रेन करेंगे कि वो गर्भ धारण करके आज श्रेष्ठ शिशुओं का जन्म दें जिससे एक श्रेष्ठ समाज की रचना हो सके। सभी को प्रणाम।